नमस्कार, जनसारथी न्यूज़ में आपका स्वागत है। खास मुलाकात में आज हमारे साथ कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता और मध्य प्रदेश कांग्रेस की मीडिया प्रभारी सुभाषिनी शरद यादव जी मौजूद हैं। सुभाषिनी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सुभाषिनी जी, मैं सबसे पहला प्रश्न आपसे यही करना चाहूँगा, शरद यादव जी का नाम आपके साथ जुड़ा हुआ है। जेडीयू में वो बड़े नेता के तौर पर राष्ट्रीय स्तर के नेता भी थे। ऐसा क्या कारण रहा जिसके चलते आप कांग्रेस को ज्वाइन किया? देखिए, मेरे पिताजी की पार्टी थी, वो संस्थापक थे जेडीयू जी। के। उन्होंने स्थापना करी थी पार्टी की। और जैसे कि सब जानते हैं कि उन्होंने अपने राजनीतिक सफ़र में एक समाजवाद की जो विचारधारा स्थापित करी देश भर में। और जेडीयू ही क्यों ना हो, जेडीयू को पूरे देश में उन्होंने फैलाने का काम किया। और जेडीयू के प्रत्येक प्रदेश में एमएलए भी थे और एक अच्छा खासा कैडर था, जो अब हमको नहीं दिखने को मिलता है। और रही बात मेरी कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने की, तो शुरू से ही मैं राहुल गांधी जी और उनके विजन से प्रभावित रहती थी। जी। और मेरे पिताजी के उनके साथ बहुत घनिष्ठ संबंध भी रहे हैं। मेरे पिताजी को वो अपना गुरु भी मानते हैं। उन्होंने राजनीतिक गुरु। सार्वजनिक, हाँ जी, राजनीतिक गुरु, उन्होंने सार्वजनिक मंच से और कई बार ये बात कही है। और उनके बहुत ही मधुर संबंध रहे हैं। और उनके साथ काम करना और उनके आग्रह पर मैं कांग्रेस पार्टी पर में शामिल हुई और उनके लिए मैं काम कर रही हूँ। और पूरी निष्ठा से और अपने पिताजी के दिए हुए गुण और आइडियोलॉजी को आगे लेकर जाने का काम कर रही हूँ, जो आज के टाइम में हम कांग्रेस पार्टी में भी देख रहे हैं। सामाजिक न्याय की जी। बात की जा रही है। हम्म। तो इसी सामाजिक न्याय को के झंडे को अब हम बुलंद कर रहे हैं। तो आपका कहने का मतलब, जो जेडीयू की विचारधारा, जो आपके पिताजी की विचारधारा थी, जेपी आंदोलन के बड़े नेता थे, राम मनोहर लोहिया जो थे, उनके उनके व्यक्तित्व से, उनकी विचारधारा से प्रभावित थे, उनको मानने वाले थे। तो दोनों कांग्रेस की विचारधारा और जेडीयू के, यानी आपके पिताजी के समय की जो विचारधारा है, वो कांग्रेस में आपको नज़र आती है, बराबर है? देखिए, आज देश की जो स्थिति है, वहाँ पर चाहे जेडीयू हो, चाहे कांग्रेस हो, या और कोई अन्य क्षेत्रीय पार्टी या नेशनल पार्टीज़ हो, वो सब एक उद्देश्य के साथ चल रही हैं कि जो 10 साल में अन्याय काल देश ने और जनता ने देखा है, उसको ख़त्म करना है। जी। सबका उद्देश्य एक ही है। और इस लड़ाई में हम जैसे सिपाही बस अपना सहयोग दे रहे हैं। हमने एक गठबंधन बनाया है इंडिया के नाम से। ये देश का गठबंधन है, जनता का गठबंधन है। और ये उन ताकतों को गिराने के लिए बना है जो देश को तबाह कर रहे हैं। तो इसमें मजबूती से हम लोग लगे हैं। कुछ लोग बिछड़ गए, हमारे साथ नहीं रहे, उनकी कुछ अपनी परिस्थितियां रही होंगी। पर जो जितने भी हैं आज इंडिया गठबंधन के घटक दल, वो मजबूती से ज़मीन पर जनता के पक्ष में, जनता के लिए और पूरे समर्पण और विश्वास के साथ आगे चलने का काम कर रहे हैं। आपने इंडिया गठबंधन की बात की, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, इंडिया गठबंधन जब फाउंड हुआ था, उसकी स्थापना हुई थी, उसका, तो उस समय नीतीश कुमार उसके संयोजक हुआ करते थे। वो भी जा संयोजक चुके, नहीं थे, वो वो एक सिर्फ सदस्य मान सकते हैं, चलिए सदस्य वो थे। सदस्य। संयोजक अभी तक तो कोई है ही नहीं ठीक है, उसका। तो वो तो जा ही चुके हैं। हम्म। इसके अलावा पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी, वो दूर जा चुकी हैं। केरल में दूसरी स्थिति बनी हुई है। तो आपको नहीं लगता कि जो गठबंधन जब बनाया गया था, जिस उद्देश्य को लेकर बनाया गया था, क्या कारण रहे कि उस उद्देश्य की लोगों को, सदस्यों को प्राप्ति होती नहीं दिखी, या क्या कुछ ऐसे कारण रहे जिसके चलते धीरे धीरे सब, अधिकांश जो बड़े सदस्य थे, वो चले गए? देखिए, मैंने आपको कहा ना कि सबका मोटो एक है। बंगाल तो में फिर आप ये एक देखेंगे, एका क्यों नहीं हो पाया? नहीं एका है ऐसा नहीं है। बंगाल में जो हम लोगों की कुछ सीट शेयरिंग की जो कुछ भी बातें रही होंगी, वो तो वहाँ का स्टेट यूनिट और जो आधारित ये कांग्रेस के नेता रहे होंगे, उनके बीच की बात रही होगी। पर हो सकता था कि शायद साथ लड़ना उनको फ़ायदा पहुंचाता और हम लोगों को नुकसान ज़्यादा पहुंचाता। तो इसीलिए ऐसा निर्णय लिया गया कि हम अलग अलग लड़ें। और हम लोगों का लक्ष्य तो एक है, वो हमको अचीव करना है। अब वैसे तो पंजाब में भी हम अलग लड़ रहे हैं, पर दिल्ली में हम एक साथ लड़ रहे हैं। तो जो हमारी पॉलिटिकल मूव है, वो ये है कि हम लोगों को किसी भी हाल में 2024 जून में अपने
केंद्र में जो शासन चल रहा है उसको हटाने का हमको काम करना है। मतलब एक कम शब्दों में अगर कहें तो मोदी सरकार को हटाना, बीजेपी को हटाना, एनडीए को हटाना, उसका इंडिया का जो गठबंधन का उद्देश्य जो है वो ये है, उसमें भले ही फिर हाँ, कोई तो राजी हो चाहे नहीं सीधी हो। बात है, बीजेपी हटाओ देश बचाओ, और यही हम लोगों का इरादा है, संकल्प है। और इसी संकल्प के साथ हम लोग अपने न्याय पत्र को जनता के बीच में ले जाने का काम कर रहे हैं। और जो हमारा न्याय पत्र है ये बहुत ही शानदार और मतलब अभी तक का बेस्ट मैनिफेस्टो रहा है हिंदुस्तान के इतिहास में, जी। जो हर वर्ग की बात कर रहा है। तो इसका लोगों ने भी स्वागत किया है और लोग भी अपना समर्थन दे रहे हैं। आपके मैनिफेस्टो को लेकर तो बीजेपी जो है वो अलग तरह की बात कर रही है। पीएम मोदी ने कहा कि इसमें मुस्लिम लीग की छाप नज़र आ रही है। देखिए, अच्छी चीज़ उनको अच्छी लगेगी नहीं, जो मुद्दे की बात करेगी, जो सच्चाई की बात करेगी। यहीं इसमें कुछ झूठ जुमले और कुछ ऐसी बातें होती जिससे लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो ये मैनिफेस्टो की बात ही नहीं करते। तो ये तो एक उदाहरण है कि ज़रूर हमारे मैनिफेस्टो में कुछ बहुत अच्छा है जो इन लोगों को घटा और ये मुद्दा बना के इसकी राजनीति कर रहे हैं। और जितनी भी वो बातें हमारे मैनिफेस्टो के बारे में बोल रहे हैं वो निराधार है। ऐसा कुछ हमारे मैनिफेस्टो में नहीं है, और ना ही हमारे मैनिफेस्टो रिलेटेड कमेटी के जो चेयरमैन हैं या जिन्होंने मैनिफेस्टो बनाया है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष या हमारे किसी भी नेता ने ऐसी बातें कही है या सार्वजनिक की है। ये मुद्दे से भटकाने के लिए ये सब चीज़ें की जाती है। जो आज देश में मुद्दा है हमें उस पर टिके रहना चाहिए, जो है बेरोज़गारी, महंगाई जी। और अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था, एजुकेशन और भी अन्य मुद्दे जिन पे चुनाव लड़ना चाहिए। स्थानीय मुद्दे यही होते हैं और लोकतंत्र में यही आपका जीत का रास्ता बनाते हैं। बीजेपी का एक और आरोप है, तुष्टीकरण की राजनीति करती है कांग्रेस। ये आरोप हमको लगाना चाहिए कि बीजेपी तुष्टीकरण की राजनीति करती है। जिस तरह से ये लोग नफरत के ज़रिए देश को बांटने का काम कर रहे हैं, नफरत के ज़रिए जात को बांटने का काम कर रहे हैं, इससे देश नहीं चलेगा। ये बाबा साहब अम्बेडकर का देश है, संविधान का देश है, ये संविधान से चलेगा, लोगों के अधिकार से चलेगा। और संविधान ने हमको वोट की ताकत दी है, और ये संविधान ही है जो हम लोगों की रक्षा करता है और हमको बचा के रखता है। और हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम इस संविधान की रक्षा करें, अपने वोट के ज़रिए वोट की चोट देने का काम करें। आप में इंडी गठबंधन के सदस्य कांग्रेस भी ये आरोप लगाती है कि लोकतंत्र को बचाने की ये चुनाव है, लोकतंत्र को बचाने की कोशिश आप लोगों के द्वारा की जा रही है, संविधान को बचाने की। रैली में एक बात स्पष्ट कर दी, उन्होंने कहा कि मैं क्या, कोई भी आ जाए इस देश को, बाबा अंबेडकर भी अगर दोबारा आते हैं तो संविधान को बदल नहीं सकते। देन बाबा साहब ने दी है कि इसको बदल कोई नहीं सकता है, बिल्कुल। ये तो कोई कह नहीं तो रहा। फिर हम इंडिया की तरफ से, इंडिया गठबंधन की नहीं, तरफ से आरोप। हम लोग नहीं, आरोप नहीं है, जो इनके नेता हैं जो खुलेआम ऐसा बोल रहे हैं, ये उसके ऊपर हम लोगों का काउंटर है। ये हम लोग नहीं बोल रहे हैं कि हम आएंगे पावर में तो हम संविधान बदल देंगे। किसी भी इंडिया दल के सदस्य ने बात बोली कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे? क्यों ये बातें उन्हीं के नेताओं द्वारा की जा रही है, चाहे राजस्थान हो, चाहे कर्नाटका हो, चाहे केरला हो? क्यों ये लोग संविधान बदलने की काम बात कर रहे हैं कि हमें 400 पार इसीलिए चाहिए कि हमको संविधान बदलना? ये तो खुद उनके नेताओं की वाणी है, ये हम लोग नहीं कह रहे हैं। हम लोग ये कह रहे हैं कि आज तक कोई ऐसा आदमी पैदा नहीं हुआ है जो संविधान की तरफ आंख उठा के देख बिल्कुल। सके। ये संविधान जीते जागते जिंदा कौमों की किताब है और इसको कोई नहीं बदल सकता। ये बड़ी मुश्किल से, बड़े संघर्षों से हम लोगों को ये न्याय मिला है, जिसमें हम देखेंगे कि जो अंतिम पायदान पर खड़ा इंसान है उसने आगे बढ़कर अपना अधिकार लेने का काम किया, वो संविधान के जरिए। संविधान की रक्षा सिर्फ एक आम जनता या आम नागरिक की नहीं होती है, उस संविधान ने प्रधानमंत्री को भी सिक्योर करा हुआ है और सबसे निचले स्तर के आदमी को भी सिक्योर करा हुआ है। तो ये चीज़ कल्पना भी नहीं की जा सकती कि कोई संविधान बदल देगा। ये तो उनकी वाणी है, तो इस तरीके की बातें उनको नहीं करनी चाहिए, क्योंकि देश में क्रांति आ जाएगी। फिर देश का हर एक युवा और हर एक बेरोजगार, दलित, पिछड़ा सड़क पे उतर आएगा, लेकिन अपने संविधान पे आंच नहीं आने देगा। तो जब ये इतनी पुख्ता बात है कि संविधान को किसी हाल में बदला नहीं जा सकता, तो इतना विचलन क्यों, इतना विचलित क्यों है कांग्रेस? अगर ये साम दाम दंड भेद की राजनीति अगर चुनाव जीतने हम के लिए लोग तो की जा रही विचलित है, नहीं है।
तो आप यही बता रही हैं ना कि ये कह रहे हैं ये ऐसा। सिर्फ ऐसा कह रहे तो हम इसका हाँ, तो ये जवाब झूठ दे कह रहे रहे हैं। हैं। ये झूठ तो एक थोड़ी, इनके अनेक है। हम्म 10 साल में चुनाव इन्होंने जीतने के लिए झूठ तो खैर बोला जाता है, 10 राजनीतिक साल दल में, पर हमेशा। नहीं, इसमें फर्क है। ये फर्क है कि झूठ बोलना और सच्चाई से लोगों के बीच में ऐसी बातें लेकर जाना जो आप उनके लिए कर सकते हैं। दो काम हो रहे हैं देश में। एक, ऐसी राजनीति की जा रही है जो झूठ, फरेब, नफरत, और फिर से वो जो 10 साल में 14 और 19 में लोगों को सपने दिखाए गए थे, रोजगार के, स्विस बैंक का पैसा वापस आने के, काला धन के, करप्शन फ्री बनाने के, आज भी अगर आप अपना घर बनाएंगे, चाहे ग्वालियर में क्यों ना बनाए, आपको उसके लिए रिश्वत देनी पड़ेगी। आप कोई भी काम बिना रिश्वत के नहीं कर सकते हो। सिस्टम इतना बिगड़ा हुआ है। और यहाँ पर मोदी जी कहते हैं कि सब चंगा है, सब कुछ ठीक है, करप्शन उन्होंने हटा दिया। अगर करप्शन हटा दिया, जिन लोगों के ऊपर आप कांग्रेस में रहते हुए या उनके घटक दल पे रहते हुए आरोप लगाते थे, आज वो वहां पर जाते कैसे साफ हो गए? उनके आज कहाँ गए करप्शन चार्ज? हम तो चलो साफ सुथरी छवि वाले लोग हैं। मेरे पिताजी ने जिंदगी भर ऐसी राजनीति करी जिनके ऊपर कोई उंगली भी नहीं उठा सकता। पर और भी जो लोग हैं जिनको फंसाया गया है, जिनके ऊपर एक वेंडेटा के चलते हुए पॉलिटिक्स की जा रही है, वो आज बीजेपी में शामिल हो गए तो उसकी कोई बात नहीं कर रहा है। तो ये जनता देख नहीं रही है। आपने फंसाने वाली बात की, मुझे केजरीवाल याद आ गए। केजरीवाल का जो शराब घोटाले की बात दिल्ली की आ रही है, उसमें अजय माकन ने संवाददाता सम्मेलन करके कांग्रेस की तरफ से कहा था कि केजरीवाल ने शराब घोटाला किया है, करोड़ों रुपए का घोटाला, करोड़ों रुपए इन्होंने खाए हैं। इसके बाद सुप्रिया श्रीनेत ने भी ये बात कही थी। कांग्रेस ने आरोप लगाए थे जब आपका इनसे कोई अलायंस नहीं था। कांग्रेस ने आरोप लगाए, ने जांच कराई, उसके बाद जब ये जांच में, ईडी को जांच में ये मिला, तो ये आज शायद वो जेल के पीछे हैं। तो वो कोऑपरेट तो कर ही रहे हैं। नहीं तो अब आज वो आज की जेल में तारीख में है। आप मैं केजरीवाल के बता रही साथ हूँ हैं। आपको कि वो जेल में है। पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ होगा कि सिटिंग सीएम जेल में जा रहा है, और वहीं से सरकार चल रही है। अभी नया सीएम भी नहीं कोई अपॉइंट किया गया है। वो उनका व्यक्तिगत और उनकी पार्टी का डिसीजन है। पर मैं एक बात कहना चाहूँगी, जब हम अलायंस में है, माना ठीक है, सब पार्टीज़ की अपनी आइडियोलॉजी होती है। आज आरजेडी और कांग्रेस अलायंस में है, कल हो सकता है नहीं हो। आज आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अलायंस में नहीं थे कुछ दिनों पहले तक, आज साथ में। तो ये हम लोग गठबंधन का धर्म निभाते हैं। जब हम लोग एक गठबंधन में साथ में हैं, तो हम लोगों को इन नीतियों को और अपने गठबंधन के साथियों का संरक्षण करना पड़ेगा। कांग्रेस इज द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इन द इंडियन डेमोक्रेसी। तो ये फर्ज बनता है सबसे बड़ी ऑपोजिशन की पार्टी का कि वो सब पार्टियों को साथ में लेकर चले। ज़रूर कुछ ना, जो आपने बताई ये ज़रूर हुआ है, लेकिन इसकी जांच हो रही है और मैटर न्यायालय में है। इसका फैसला ना आप कर सकते हैं ना मैं कर सकती बिल्कुल, हूँ। वो न्यायालय ही कर रहा न्यायालय है, करेगा। और और न्यायालय के वो कहने पर ही वो। अरविंद केजरीवाल जी कोऑपरेट कर रहे हैं। उनकी हेल्थ भी उनका सपोर्ट नहीं कर रही है, उनके शुगर लेवल्स भी हाई हैं, उसके बावजूद भी वो कोऑपरेट करके जेल में है। उनको परेशान किया जा रहा है एक तरीके से कि ट्रायल पे है सब कुछ, और उसके बाद उनको आप ऐसे कैसे किसी को जेल में डाल सकते हैं जब तक आप लोगों को सजा मिल नहीं जाती। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि किस तरह से इन एजेंसियों को अपने जेब में रख लिया गया है। जब तक आदमी का जो क्राइम उसने किया है नहीं किया है वो डिक्लेयर ही नहीं हो, न्यायालय उसको बताए ही नहीं कि वो दोषी है, तो आप कैसे उसको जेल में रख सकते हैं? मुझे तो ये बात भी ठीक नहीं लगती। तो कल तक जो व्यक्ति आपकी नज़र में घोटालेबाज था, जिसने घोटाला किया था, वो आज चूंकि सहानुभूति है कि इंडिया अलायंस के साथी हैं, इसलिए आपकी उनके प्रति नहीं, सहानुभूति मैं है। ये नहीं कह रही हूँ। मैं तो अभी भी कह रही हूँ कि न्यायालय का आप वो आने दीजिए, न्यायालय के आदेश पर ही वो आदि जेल में नहीं, है। निर्णय आने दीजिए ना। वही तो मैं, न्यायालय ने भी ऐसा आदेश किया। पर ये हैरानी की बात है कि इन एजेंसियों का दुरुपयोग करते। आज से पहले हमने कभी ईडी का नाम नहीं सुना था। 5 साल पहले किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी कि एक ऐसी एजेंसी आएगी जो चुन चुन के अपने बदले लेंगी। यही हो रहा है। ऐसा सीबीआई ने पहले किया था। सत्ता के दुरुपयोग के आरोप तो खैर बहुत राजनीतिक दलों पर लगते रहे, और मुझे याद भी है 2013-14 के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश में या अपने एक बात में कहा था कि सीबीआई जो है वो पिंजरे में बंद तोता है। अब शायद अगर आपको याद आ रहा हो बिल्कुल दौरान, कहा था। तो उस समय तो एनडीए गवर्नमेंट नहीं थी, उस समय तो कांग्रेस की सरकार थी।
तो आखिर ये एजेंसियों का दुरुपयोग तो पर चलता रहा है ना, पुरानी आपने परंपरा जैसी रही है। उस समय में ऐसा तो नहीं उस समय देखा अति होगा, नहीं थी, अब अति शायद नहीं थी। अति हो गई है। अब इतनी अति हो गई है कि आप, अगर तो मैं यहाँ जायज वो पर भी नहीं बैठी था, हूँ, जायज ये भी नहीं है। अगर मैं यहाँ पर बैठी हूँ, मैं कुछ बोलूँ तो मुझे भी पता नहीं मेरे पीछे ईडी सीबीआई लग जाएगी। हम्म, इतना डर और इसका माहौल बना जा रहा है। पर हम लोग कांग्रेस के सिपाही हैं, राहुल गांधी जी हमारे नेता हैं, हम डरते नहीं हैं। और उन्होंने एक नारा दिया है, डरो मत, और हम उस पैगाम को लेकर चल रहे हैं और देश में मोहब्बत की दुकान खोलने का काम कर रहे हैं। आपने मोहब्बत की दुकान की बात की, आप राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में भी शामिल हुई थी, न्याय यात्रा में भी शामिल हुई। आपको क्या लगता है इसका कुछ फ़ायदा विधानसभा चुनाव में तो शायद उतना नहीं मिलता दिखा, लोकसभा चुनाव में कुछ फ़ायदा मिलता दिखेगा? देखिए, ये यात्रा किसी के फायदे या नुकसान के लिए नहीं थी, पहली बात। हम्म, दूसरी बात, राहुल गांधी जी ने जो निर्णय लिया था भारत जोड़ो यात्रा निकालने का, वो गांधी जी से इंस्पायर होके लिया था। गांधी जी ने भी इस देश को समझने के लिए, सिस्टम को समझने के लिए अनेकों पदयात्राएं निकाली। हम्म, उन्होंने पूरा देश घूमा, बिना कपड़ों के, बिना चप्पल के, एक लाठी पकड़कर। बिल्कुल। तो जब उस समय में वो ये काम कर सकते थे, आज राहुल गांधी जी ने अपने अंदर ये मोटिवेशन लेकर आए वो, कि उनको अब लोगों के बीच में जाना है, क्योंकि अब सीधा संवाद लोगों से ही होगा। जो अब लड़ाई है सिस्टम से, वो लोग लड़ेंगे, कोई नेता या पार्टी नहीं लड़ेगा। तो उन्होंने ये रास्ता चुना, कठिन रास्ता था, पूरा देश घूमना। ये बात मतलब सुनने में बहुत आसान लगेगा, लेकिन अपना समय देना, समर्पण देना। हम खुद देखते थे इतना धूल मिट्टी, इतनी बुरी व्यवस्था में सड़क पर चलना, उनके दोनों घुटने खराब हो चुके हैं। उनका इलाज वो करवा रहे हैं, फिजियोथेरेपी करा रहे हैं, 30-30 किलोमीटर एक आदमी चल रहा है। जी, तो जी। ये एक संघर्ष है, और संघर्ष से ही आगे का रास्ता बनता है। ये कहते हैं ना, और कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता है। नहीं, उन्होंने तो जितना खोया है, मेरे ख्याल से इतना देश में आज तक किसी ने नहीं खोया होगा। हम्म, उन्होंने अपने पिता को खोया, अपनी दादी को खोया है, और भी अनेक उनके ऊपर जो जिस तरीके की चीज़ें हुई है, उनको उनको अपनी सदस्यता खोनी पड़ी, उनका घर उनको छोड़ना पड़ा। मतलब ये बहुत ही छोटे और निच स्तर की राजनीति रह गई है। अब इस पे तो अब मतलब ये है कि अब जनता ही अपना रास्ता तय करेगी कि उनको आने वाले समय में क्या चाहिए। मध्य प्रदेश में जो चुनाव हुए, विधानसभा चुनाव, उस समय भी कांग्रेस ये दावा कर रही थी कि हम नहीं लड़ रहे हैं, जनता लड़ रही है। प्रदेश की जनता जो है वो चुनाव लड़ रही है, कांग्रेस तो एक साथ में पार्टी के तौर पर है। लेकिन वो जो हश्र हुआ वो सभी ने देखा। आपको क्या लगता है, आप जो बात के फिर से कह रही हैं कि जनता चुनाव लड़ रही है, लोकसभा में आपको क्या उम्मीद है, क्या कुछ बदलता दिखाई देगा? देखिए, जब जब जनता ने आंदोलन किया है इस देश में, तब तक परिवर्तन हुआ है। 2004 में भी इंडिया शाइनिंग और फील गुड फैक्टर देश में चलाया गया था, लेकिन उसके विपरीत परिणाम आए। आज देश में जो जुमलेबाजी के ज़रिए और झूठ और अफवाह फैलाई जा रही है 400 पार की, सिर्फ ये भ्रम है, लोगों को भ्रमित करने के लिए। लेकिन अंदर से इनके पास भी जो रिपोर्ट्स हैं, और इनके भी जो सर्विलेंस से ये लोग देखते होंगे, इन सब की हालत ख़राब है। राजनीति में चलता है ये, हम्म, एक पक्ष में आता है तो दूसरा विपक्ष में बैठता है। और बिल्कुल। अच्छी हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए बहुत ज़रूरी ज़रूरी है, है विपक्ष भी ज़रूरी। कि आपको परिवर्तन करना चाहिए, हम्म, वरना लोकतंत्र स्थापित नहीं होएगा, और एक तरीके से एक तानाशाही आ हिटलरशाही और जाएगी। तानाशाही आ बिल्कुल। जाएगी। तो आप क्या मानती हैं, मध्य प्रदेश में आपको क्या दिख रहा है? मध्य प्रदेश में मुझे लग रहा है, जैसे कि आपने कहा, जनता ही चुनाव लड़ रही है, और जनता ही आने वाला भविष्य तय करेगी। मध्य प्रदेश दिल है हिंदुस्तान का, हिंदी हार्टलैंड ऑफ इंडिया। हम्म, एंड जो भी रास्ता संसद में अब पहुंचेगा, मध्य प्रदेश से उसको गुजरना ही पड़ेगा दिल्ली तक पहुंचने के लिए। तो ज़रूर मैं कहूँगी कि जनता चुनाव लड़ रही है, और जनता के बीच में हम लोग जाने का काम कर रहे हैं। जिस तरीके का जनता रिस्पांस दे रही है, जिस तरह वो परेशान है हर चीज़ से, चाहे किसान हो, आप देखिए मध्य प्रदेश में कहाँ कहा गया था कि 3,3500 का समर्थन मूल्य। नहीं सा गेहूं का समर्थन मूल्य। समर्थन मूल्य मिलेगा, और आपका धान का 2700 था शायद। कहाँ मिला? ये एक बहुत सी सरकारों के इस तरह के दावे रहते हैं, लेकिन नहीं, पूरा नहीं बट कर पाते। आप, किसान बहुत समय से छले जाते रहे इस देश में। खैर पर ये ये दावे और गारंटी में बहुत फर्क है। हम्म, जो हमारा गारंटी पत्र है,
उस पे राहुल गांधी जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बाकायदा साइन किया है, सिग्नेचर है। मैं आज खाली पेपर देती हूँ देश के प्रधानमंत्री को, तो क्या वो उस पे साइन करके देंगे कि वो आने वाले 5 साल में क्या करने वाले हैं? देखिए, राहुल आपने हमें गांधी गारंटी जी दी ने थी। सार्वजनिक मंचों से भी कहा है कि जो मेरी हमारे पार्टी की गारंटी है वो खाली पार्टी की गारंटी नहीं है, वो राहुल गांधी जी का मिशन भी है। इट्स नॉट ओनली विजन, इट्स मिशन ऑफ राहुल गांधी। इसको जरूर पूरा करेंगे वो। मध्य प्रदेश में कितनी सीट आप संभावित आंक रही हैं? देखिए, मैं जुमलेबाजी में मैं बड़ा नहीं, स्पष्ट आपने बोलती हूँ, देखा होगा ना, स्पष्ट जगह बोलती जगह हूँ आ रही मैं। है। और मैं झूठ या ये बोलूँ कि 29 की 29 आ जाएंगी, हम वो तो स्वीप कर रहे बीजेपी कह हैं, रही है। वो तो देखिए काल्पनिक बातें हैं। हम्म। मैं अपनी पार्टी को यहाँ 15 से 20 सीटों पर मजबूती से जीतते हुए देखती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, इतनी सीटों पर हम लोग एक अच्छी टक्कर में हैं और परिणाम स्वरूप हम लोग एक अच्छा रिजल्ट देंगे। जबकि हिंदी बेल्ट में तो बीजेपी को काफी मजबूत माना जाता है। आप दावा कर रही हैं कि मध्य प्रदेश में ही आप 20 सीट ले रही हैं। मैं ये आपको जनता का रुझान बता रही हूँ, मैं दावा नहीं कर रही हूँ, मैं जनता के बीच में जाने का काम कर रही हूँ। और अगर मैं अपना झंडा हटा के भी जाऊं जनता के बीच में, तो जनता यही बात कह रही है कि पाँच कुछ नहीं, नेताओं ने कुछ नहीं किया, हमें पलट के भी नहीं देखे, हमारे सांसद हमारे बीच में आता भी नहीं है, गुंडा राज बना है, अपराध बढ़े हैं। और अनेकों ऐसी खनन की यहाँ ग्वालियर में मैंने बहुत लोगों से सुनी है कहानियाँ। मेडिकल कॉलेज की मुरैना में आने की बात थी, और जो अटल एक्सप्रेसवे है वो बंद, मतलब कुछ भी विकास कार्य तो कुछ भी हुआ ही नहीं है, सिर्फ कागजों पे और पत्थर पे रहकर रह गया है वो। मध्य प्रदेश में अभी जो 12 सीट्स पर इलेक्शन हो चुके हैं, आपको क्या लगता है कि देखिए, किसके पहली फेवर में हो बात तो सकती है? मैं आपके चैनल के माध्यम से जनता से ये अपील करूंगी कि ये लोकतंत्र का एक बहुत बड़ा पर्व है और इसमें जनता को आगे से आगे बढ़कर अपनी हिस्सेदारी देनी चाहिए, अपने वोट का इस्तेमाल करना चाहिए। ये वोट है जो आपका भविष्य तय करता है, बहुत ही कीमती चीज़ ये आपको मिली है और इसी से ही आप आगे आने वाला अपना फ्यूचर बना सकते हैं। अगर वोटिंग आज कम हो रही है तो ज़रूर ये एक सोचने का विषय है और इस पे हमें गंभीरता से काम करना चाहिए, क्योंकि जनता क्यों वोट नहीं दे रही है? या तो जनता बहुत हताश है, निराश है, या मतलब कारण क्या है, ये तो देखिए 4 जून पे जब डब्बे खुलेंगे तो सबके सामने आ ही जाएगा। बट जहां तक मैं समझती हूँ कि अब जनता को समझ में आ गया है कि भाई हमें इतना प्रताड़ित किया गया है 10 साल में कि अब आने वाले हम क्या भविष्य तय करेंगे। इतना पीछे ढकेल दिया है देश, जितना बना था, इतने 70 सालों का जो ये लोग हवाला देते हैं। बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हमारे देश में आया है, एम्स आया, आईआईटी आया, आपका आईआईएम आया, और यहाँ पर तो सिर्फ कागज़ों पे आते हैं। आप जाएंगे आपको एम्स नहीं दिखेंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है, एक अच्छी सरकार का कर्तव्य होता है कि आप अपने लोगों के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और उनको गंभीरता से लीजिए, उनकी सुविधाओं को। महिलाओं के उत्थान के लिए आपको क्या लगता है, कहाँ कुछ कमियां हर सरकार में दिखाई दे रही हैं, चाहे मौजूदा सरकार हो चाहे कांग्रेस की सरकार रहे? देखिए, हमारी गारंटी में जो महिला न्याय है उसके अंतर्गत हम लोगों ने बोला है कि हम सालाना महिला को 1 लाख रुपए उनके खाते में देंगे, महालक्ष्मी योजना के तहत है। रिजर्वेशन, वुमेन रिजर्वेशन को भी लागू करने का हम काम करेंगे। ये सिर्फ बोलने ही भर का नहीं रहेगा, गारंटी दी है, गारंटी है। और उसके अंदर हमारी कोशिश रहेगी कि हम कोटे के अंदर कोटा दें, ताकि जो घास खा छीलने वाली महिला है, जो बेलदारों के परिवार की महिला है, वो भी संसद में पहुंचने का काम कर सके, अगर उसके अंदर इतनी महत्वाकांक्षा है और एबिलिटी है। तो ये बहुत ज़रूरी है लोकतंत्र में कि हर समाज का आदमी देश के मंदिर में पहुँचे, लोग संसद में पहुँचे, तभी हम लोग एक अच्छे देश का निर्माण कर सकेंगे। तो इसी के अंतर्गत हम लोग जातीय जनगणना भी कराएंगे, जिससे पूरे समाज का और देश का एक्सरे हो जाएगा। हम लोगों को पता चल जाएगा कि हमारी कितनी संख्या है और सरकार हमारे लिए किस तरीके से नीतियां बनाएंगी और हमें सुविधाएं दिलाएंगी। आज हम 1931 के आंकड़ों के हिसाब से चल रहे हैं। कांग्रेस ने 2011 में जनगणना कराने का काम किया था। आप उन्हीं के आंकड़े बाहर ले आइए, आपको पता चल जाएगा आप कहाँ खड़े हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है, ये मूलभूत सुविधाएं हैं जो हम लोग अपने लोगों तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं। जो पिछड़ा है आज भी पिछड़ा ही है।
जो दलित है वो आज भी शोषण ही झेल रहा है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि भाई हमें पता चले कि हमारे देश की संस्थाओं पे और हमारे देश के ऊपर जो लोग राज कर रहे हैं वो हम लोगों में से एक हैं या कौन है। ये इसमें अमीर की भी संख्या आएगी, गरीब की भी आएगी, अपर कास्ट की भी आएगी, बैकवर्ड की भी आएगी, एसटी दलित सबकी आएगी। इससे भागने की क्या जरूरत है। प्रधानमंत्री जी तो ओबीसी प्रधानमंत्री है, चाय वाले थे, तो आप किससे भाग रहे हैं। आपने तो जो परिस्थितियां देखी हैं, जिस गरीबी से आप आए हैं, जो आपने अपनी हिस्ट्री बताई है, तो आपको तो इसका समर्थन करना चाहिए कि गरीब के कम से कम स्थिति तो पता चलो कितना गरीब है। प्रवीण पाठक के नाम की घोषणा के बाद कुछ अंतर विरोध दिखाई दिए। कुछ जो बड़े लीडर्स थे जिनको उनका कहना है कि प्रवीण पाठक ने तो टिकट भी नहीं मांगा था, बावजूद उसके टिकट दिया गया, और हमने टिकट मांगा था, हमें टिकट नहीं दिया। देखिए, जब ये राजनीति में स्वाभाविक है कि जब कोई चीज़ होती है तो उसके कुछ खिलाफत भी होती है और कुछ समर्थन भी होता है। ये खाली कांग्रेस में ही नहीं होता है, ये हर पार्टी में होता है। हमारी पार्टी में भी बहुत से लोग दूसरी पार्टियों से शामिल हुए हैं और हमारे पार्टी के भी लोग दूसरी पार्टियों में शामिल हुए हैं। इस समय उससे यही चल रहा है, हाँ, चला उससे चला कोई चीज़ बदलती नहीं है। पार्टी रहती है, विचारधारा रहती है, उनका कार्यकर्ता, उनका कैडर, उनका वोट वहीं रहता है। लोग आते जाते रहते हैं। ये ज़रूर पता चल जाता है कि जो दुख के समय में पार्टी का सारथी नहीं रहा, वो आगे सुख भोगने तो ज़रूर आ जाएगा। सुख के समय सब भोग के चले गए, लेकिन जो सच्चा सिपाही है वो इस दुख की घड़ी में भी, आखिरी संकट वक्त में तक। आखिरी वक्त तक साथ खड़ा रहेगा। और हम सब लोग समर्पित है अपनी पार्टी के साथ और मजबूती से अपने पार्टी के साथ खड़े होंगे। अच्छा, एक चलते चलते आखिरी सवाल आपसे करना चाहूँगा। ग्वालियर में प्रवीण पाठक का जो आपके प्रत्याशी हैं, इनका नाम चयन जो है, उम्मीदवार की घोषणा काफ़ी लेट हुई, जो मौजूदा बीजेपी के प्रत्याशी उसकी अपेक्षा टाइम कन्वेंसिंग के लिए कम मिल रहा है। क्या लगता है आपको, कहीं पिछड़ते दिखाई दे रहे हैं, या प्रॉपर जो सीनियर लीडर्स हैं उनके भी कुछ रैलीज या उनकी सभाएं वो देखने को नहीं मिल रही हैं? देखिए, हमारे समय भी अब कम बचा है। हाँ, नहीं, बिल्कुल प्रवीण पाठक जी के बारे में मैं ये कहना चाहूँगी कि वो कोई नए चेहरे नहीं है। पहली बात, वो ग्वालियर में उन्होंने ज़मीन पर जिस तरह से ग्वालियर की जनता की सेवा करी, कोरोना काल हो या फिर स्टेशनरी बैंक बना के लोगों को एजुकेट करना और उनके एजुकेशन में कंट्रीब्यूशन देना। आदमी के हाथ में कलम होगी तो क्या नहीं कर सकता वो। अंबेडकर भी ऐसे ही बने थे, महात्मा गांधी भी ऐसे ही बने थे कलम के ज़रिए। तो ये आप इतनी चीज़ें कर रहे हैं समाज में और कोई नए तो है नहीं, और वो हमेशा से ही लोगों के सुख दुख में खड़े रहे हैं। आज वो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, मजबूती से लड़ रहे हैं और इस बार जनता चुनाव लड़ रही है। जनता आगे है, प्रत्याशी पीछे है। तो जब ऐसा माहौल होता है, इसमें सब कुछ गोलबंद हो जाता है और हम कुछ नहीं देखते हैं, बस हम ये देखते हैं कि हमें अपना भविष्य तय करना है और हम आने वाला कल कैसे तय करते हैं। रही बात, आपने कहा सभाएं नहीं हो रही है, राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा ग्वालियर से निकाली, आपने देखा होगा। भारत जोड़ो यात्रा भी मध्य प्रदेश, दक्षिण मध्य प्रदेश से होते हुए राजस्थान गई थी। तो पूरा देश तो कवर हो ही चुका है, पूरा इलाका सब जगह कवर हो ही चुका है। 30 तारीख को, 30 अप्रैल को राहुल गांधी जी भिंड आ रहे हैं, प्रियंका गांधी जी 2 मई को मुरैना आ रही है। तो ये किस लिए आ रहे हैं, ये आसपास के इलाके में देखिए 545 लोकसभा है। आप सोचे कि अगर उसके ऊपर हर एक नेता जाए, संभव ये संभव नहीं है। और ऐसा नहीं है कि वो मध्य प्रदेश नहीं आए, ये फेज वाइज इलेक्शन चल रहा है, वो आ रहे हैं। और आने वाले दिनों में आप हो सकता है देखेंगे कि शायद यहाँ पर कोई ऐसा प्रोग्राम लग जाए और कोई आए इस सीट पर कैंपेन करने के लिए। तो अभी तो अभी सेकेंड फेज के बाद थर्ड फेज का प्रचार आज से शुरू ही हुआ है, कल से। तो आप देखिएगा आने वाले समय में ज़रूर होगा। सुहासिनी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बेबाकी से आपने तमाम सवालों के जवाब दिए। बहुत बहुत खास धन्यवाद। मुलाकात में शामिल होने के लिए शुक्रिया। खास मुलाकात में फ़िलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।